सीसैट का अपना अगला लेक्चर जहां पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2020 और 19 के क्वांट के। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए मेरा नाम डालना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। अनअकैडमी का गोल ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आप 30 अप्रैल तक अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10 नहीं 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी बिफोर 30th ऑफ अप्रैल फॉर 20% डिस्काउंट। इसी के साथ हमारी अनअकैडमी की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट जहां पे 11,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी भाषा में मिलेंगे। 10 बुकलेट्स हैं जो कि स्पेशली प्रीलिम्स 2022 के लिए क्यूरेट करी गई हैं बाय टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ अनअकैडमी। सो ये जो 10 बुकलेट्स हैं 11,000 क्वेश्चंस की, इनके लिए जरूर अनअकैडमी में एनरोल करिए। अनअकैडमी लाइट हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है जहां पे मोर देन 55,000 एनरोलमेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि आपको लाइव रिजल्ट्स, डेटा एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस का पूरा एनालिसिस अनअकैडमी लाइट में मिलने वाला है, जहां पे सीसैट और जीएस दोनों के ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऑल्सो 6 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। पूरा सिलेबस करवाया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अनअकैडमी का लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम जहां पे पिछली बार 170 से ज्यादा अनअकैडमी से एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए थे। डू ज्वाइन दिस इफ यू हैव क्लियर्ड मेंस एग्जामिनेशन। कॉम्बैट 1 मई को, मतलब कि कल 11 बजे होने वाले सुबह। डू अटेम्प्ट दिस। प्रीलिम्स 2020 का सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। ट्राई एंड सॉल्व दिस। कह रहा है एक दुकानदार ये 3 पर्टिकुलर स्कीम्स बताता है, हमारे को बताना है कि कस्टमर के लिए इसमें से कौन सी स्कीम बेस्ट है। पहली स्कीम है कि मैं आपको 2 बार डिस्काउंट दूं, 10% का, 20% का, और फिर आप उसके ऊपर टैक्स पे करो 10% का। या फिर पहले मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूं, फिर 10% का डिस्काउंट दूं, और फिर आप उसके ऊपर टैक्स पे करो 10% का। या फिर पहले आप टैक्स दो 10% का और उसके बाद मैं आपको 2 बार डिस्काउंट दूं, 20% का और 10% का। हमारे को बताना है कि इसमें से कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है, मतलब कि इन तीनों में से कस्टमर के लिए सबसे सस्ता क्या पड़ेगा, हमारे को ये बताना है। ट्राई एंड सॉल्व दिस और फिर डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। सपोज करिए एक आर्टिकल जो है वो 100 रुपए का है, ठीक है। सबसे पहले लगाते हैं ऑप्शन 1 कि 2 बार डिस्काउंट, पहले 10% का, फिर 20% का, और फिर 10% टैक्स। केस 1, 100 रुपए के आर्टिकल पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 रुपए में से 10% सब्ट्रैक्ट करा, 90 रुपए। अब 90 रुपए में से 20% और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 20% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है। $72। अब 72 में 10% का टैक्स जोड़ा जाएगा। 72 में 10% का टैक्स जोड़ा जाएगा, 79.2। मतलब केस 1 में जो आर्टिकल की कॉस्ट आ रही है दैट इज 79.2 रुपीज, ठीक है। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है और उसमें पहले 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। $80। अब इस 80 के बाद 10% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है, $72। इस 72 में 10% का सर्विस टैक्स अब जुड़ेगा, दैट इज 72 प्लस 10%, 79.2। मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में ही जो आइटम की कॉस्ट आ रही है फाइनल दैट इज 79.2। तीसरा केस लेते हैं। यहां पे आप ये बात ध्यान रखना कि टैक्स हमेशा हमारे को ऐड करना होता है और डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। टैक्स हमेशा ऐड होता है, डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। केस 3, 100 रुपए का प्रोडक्ट और उसमें पहले टैक्स जोड़ दिया। 100 रुपए का प्रोडक्ट है और उसमें पहले 10% का टैक्स जोड़ दिया, 110 रुपए। अब इसके ऊपर 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, पहले 20% का, मतलब 110 में से 20% हमारे को पहले सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस 88 में से 10% और सब्ट्रैक्ट करना है, 79.2। ओके, मतलब चाहे हम कोई सा भी केस ले लें, तीनों केसेस में ही
जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 79.2 रुपीज़ आ रही है, मतलब कि ऑल द 3 ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। कस्टमर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले ले, उसको 79.2 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। आंसर इज डी। इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है, बस हल्का सा यहाँ पे कैलकुलेशन लगाना है। अगला क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 का, ट्राई एंड सॉल्व दिस प्लीज। क्वेश्चन है कि एक कॉन्फ्रेंस में 100 लोग थे, उसमें से 70 जो थे वो इंडियंस थे और बचे हुए 30 जो थे वो फॉरेनर्स थे। साथ में बोल रहे हैं कि ये जो 100 लोग थे, इन 100 में 60 जो थे वो वेजिटेरियन थे और 40 जो थे वो नॉन वेजिटेरियन थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे को बताना है कि जो नीचे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें से क्या करेक्ट है। एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। कम से कम 30 लोग जो हैं इंडिया के वो वेजिटेरियन है, एटलीस्ट। देखिए उन्होंने कहा है कि 60 जो है वो वेजिटेरियन है। अगर मैं ये मान लूं कि 30 के 30 फॉरेनर्स जो हैं ये वेजिटेरियन है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है कि 30 के 30 फॉरेनर्स जो हैं वो वेजिटेरियन है, तो बचे हुए 30 वेजिटेरियन कहां से आएंगे? इंडिया से, क्योंकि टोटल 60 वेजिटेरियंस हैं। टोटल 60 वेजिटेरियंस हैं। अगर 30 के 30 फॉरेनर जो है वेजिटेरियन है, तो कम से कम 30 इंडियन तो वेजिटेरियन होंगे, क्योंकि हमारे को 60 वेजिटेरियन चाहिए। अब मान लीजिए यहां पे सिर्फ 15 फॉरेनर्स जो हैं वो वेजिटेरियन है, उस केस में 45 इंडियंस जो हैं वो वेजिटेरियन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को टोटल 60 वेजिटेरियन चाहिए। यहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने वर्स्ट केस क्या माना कि जो 30 के 30 फॉरेनर्स हैं वो वेजिटेरियन है, उस केस में भी इंडिया से हमारे को 30 वेजिटेरियन लोग चाहिए होंगे। अगर मैं फॉरेनर वेजिटेरियन का नंबर कम करता रहूंगा, 30 की जगह 29 कर दिया तो यहां पे 31 हो गया, 28 कर दिया तो इधर 32 इंडियंस वेजिटेरियन हो गए, इधर 27 कर दिया तो इधर 33 इंडियंस वेजिटेरियन हो गए, इधर 26 कर दिया तो इधर 34 इंडियंस वेजिटेरियन हो गए। मतलब कि कम से कम 30 इंडियंस तो वेजिटेरियन होंगे ही होंगे। अगर मैं फॉरेनर वेजिटेरियन का नंबर कम करता रहूंगा, तो यहां पे इंडियन वेजिटेरियन का नंबर बढ़ता रहेगा, मतलब कि कम से कम 30 इंडियंस जो हैं वो तो वेजिटेरियन होंगे। यहां पे हमने नंबर से प्रूव करा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। दोबारा से एक बार चार्ट बना लेते हैं। 100 लोग हैं जिसमें 70 जो हैं वो इंडियंस हैं और 30 जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, और 60 जो हैं वो वेज हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है एटलीस्ट 10 इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। एटलीस्ट 10 इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। अगर मैं ये मानता हूं कि 60 के 60 वेजिटेरियंस इंडिया से हैं, 60 के 60 वेजिटेरियंस इंडिया से हैं, तो कितने बचे इंडियंस? 10। ये तो 100% नॉन वेजिटेरियन होंगे ही होंगे। अब मैं कहता हूं कि इंडिया से 59 वेजिटेरियन लोग थे और एक फॉरेनर था, उस केस में 11 नॉन वेजिटेरियन इंडिया से हो गए। अब मैं कहता हूं 58 इंडियंस जो थे वो वेजिटेरियन थे, बाकी 2 फॉरेनर्स थे, उस केस में 12 इंडियंस जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। मतलब कि वर्स्ट केस में भी कि अगर 60 के 60 इंडियंस वेजिटेरियन है, तो कम से कम 10 इंडियंस तो नॉन वेज होंगे ही। अगर मैं इंडियन वेजिटेरियन लोगों का नंबर यहां से कम करना शुरू करूंगा, तो इंडियन नॉन वेजिटेरियन का नंबर बढ़ता रहेगा। मतलब कि कम से कम 10 इंडियंस तो नॉनवेज हैं, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है। आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हमेशा ऐसे वर्स्ट केस लेके ही एनालाइज करोगे, जैसे मैंने किया कि उसने क्या बोला, एटलीस्ट 10 इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। मैंने 60 के 60 वेजिटेरियंस को इंडियन मान लिया, तो फिर क्या बचे? 10 इंडियंस जो कि नॉनवेज होंगे ही होंगे। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो मान के सॉल्व करो, आंसर निकालने में आसानी रहेगी। अगला सवाल प्रीलिम्स 2019 का, 2020 का। Let A3BC and DE2F be 4 डिजिट नंबर्स। ये दो हमारे को 4 डिजिट नंबर दिए हुए हैं। कौन से? A3BC एंड DE2F। कह रहे जितने भी ये अल्फाबेट्स हमारे को दिए हुए हैं, ABCDEF 6 अल्फाबेट्स, ये सारे के सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं।
मतलब कि ए डी ई बी सी एफ की वैल्यू अलग अलग होगी और ग्रेटर देन 3 होगी। मतलब 0 1 2 3 नहीं हो सकती, 0 1 2 3 नहीं हो सकती, इसने बोला ग्रेटर देन 3 होगी, मतलब कि 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। देखिए 6 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और 6 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 अल्फाबेट्स यहां पे दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है और यहां पे 6 ही डिजिट्स दिए हुए हैं और उसने क्या बोला, सब अलग होने चाहिए। तो रिपीटिशन नहीं हो सकता, रेपिटेशन नहीं हो सकता। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 15902, सम ऑफ द नंबर्स हमारे को 15902 दिया हुआ है। वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। हमारे को ए माइनस डी की वैल्यू निकालनी है। यहां पे आप थोड़े से नंबर सिस्टम के लॉजिक्स लगाओगे। हमारे को सबसे पहले एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है सी और एफ का कि अगर मैं उनको ऐड करूं तो लास्ट में 2 आना चाहिए। मतलब सी और एफ की ऐसी क्या वैल्यू पॉसिबल है कि जिनको अगर मैं ऐड करूं तो लास्ट में 2 बच रहा है, क्योंकि देखो यहां पे 2 आ रहा है। तो बेसिक मैथ्स हमारे को ये बताती है कि सी और एफ की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं उन दोनों को ऐड करूं तो लास्ट में 2 बचना चाहिए। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 4 + 5 9 होता है, नहीं। 4 + 6 10 होता है, नहीं। 4 + 7 11 होता है, नहीं। 4 और 8 12 होता है, हाँ मैंने देखा आखिरी में 2 आ रहा है। तो 4 और 8 इनकी वैल्यू पॉसिबल है, या फिर 4 और 9 13, नहीं। 5 और 4 9 नहीं, 5 और 6 11 नहीं, 5 और 7 12, हाँ 5 या फिर 7 पॉसिबल है। 5 और 8 13, 5 और 9 14, 6 7 13 होता है, 6 8 14 होता है, 6 + 9 15 होता है, नहीं। 7 + 8 15, 7 + 9 16, नहीं। 8 + 9 17, नहीं। कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट 4, 8 या फिर 5, 7। ठीक है, रैंडमली कोई सा भी एक उठा लो। सपोज करो मैंने 4, 8 मान लिया कि सी की वैल्यू 4 है और एफ की वैल्यू 8 है। अगर मैंने रैंडमली 4, 8 मान लिया, मतलब 4 हमने यूज कर लिया, 8 हमने यूज कर लिया, बचा क्या? 5 6 7 और 9। ठीक है, उसने क्या बोला, हर एक नंबर डिफरेंट डिजिट होगा, तो हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर सी को मैंने 4 मान लिया और एफ को 8 मान लिया तो अब मैं डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, 4 + 8 12 होता है, मतलब 1 मैंने यहां पे कैरी ओवर कर दिया। ऐसे तो करते हैं बेसिक मैथ्स। सी की वैल्यू मैंने 4 मान ली, एफ की वैल्यू 8 मान ली, 8 + 4 12 होता है, तो 1 कैरी ओवर कर दिया और यहां पे आ गया 2। अब देखो मेरे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, 4 और 8 यूज हो गया। b + 1 + 2, देखो b ये वाला, 1 ये वाला और 2 ये वाला, मतलब b + 3 आखिरी में 0 आना चाहिए। ये तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं है कि अगर मैं 3 में 7 ऐड कर दूंगा, मतलब b की वैल्यू अगर मैं 7 मान लूंगा तो 7 + 3 हो गया 10, तो आखिरी में 0 आ गया। तो b हमने मान लिया 7, b हमने मान लिया 7 क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां पे कैरी ओवर में 1 चला गया और नीचे आ गया 0। क्यों? क्योंकि b 7 माना, 7 + 1 8, 8 + 2 10, ऊपर गया 1, नीचे आ गया 0। अब क्या बचा? e + 4। देखिए e + 4, हमारे को एक ऐसा नंबर चाहिए कि e + 4 9 आना चाहिए। तो मतलब e की वैल्यू क्या आ गई? 5 अभी अवेलेबल है, 5 मैंने काटा नहीं था, 5 अवेलेबल है। e की वैल्यू आ गई 5, दैट इज अवेलेबल। ठीक है, a और d इनका सम हमारे को 15 चाहिए। a को मान लो 9, d को मान लो 6। ठीक है, 9 + 6 15, कंडीशन सेटिस्फाइड कि a की वैल्यू यहां से आ गई 9, d की वैल्यू आ गई 6। वो कह रहे हैं a - d की वैल्यू निकालनी है। 9 - 6 की वैल्यू 3 होती है, आंसर इज सी। तो यहां पे कुछ नहीं करना था, बेसिक लॉजिक ये लगाना था कि c + f के लास्ट में 2 आना चाहिए। तो हमने 4, 8 मान लिया या 5, 7, मैंने रैंडमली 4, 8 अज्यूम कर लिया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करा। आपके एनालिसिस के लिए मैं एक बारी 5, 7 से भी इसको सॉल्व कर देता हूं। हमारे को क्या दिया हुआ है? A3 BC DE 2F। वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? 4 5 6 7 8 एंड 9, 6 वैल्यूज पॉसिबल है हमारे को लास्ट में। अच्छा, सम आ रहा है 15902। ठीक है, अब हमारे को सी और एफ की वैल्यू चाहिए। दैट कैन बी 4, 8 या फिर 5, 7। 4, 8 में ऑलरेडी यूज कर चुका था पिछले एग्जांपल में, इस बार मैं 5, 7 ले रहा हूं। सपोज करिए सी 5 है और एफ 7 है, तो 5 और 7 यूज हो गया है। 7 और 5 कितना होता है? 12। यहां पे गया 1 और इधर बचा 2। b + 3 हमारे को चाहिए, आखिरी में 0। ये कब पॉसिबल है? जब b की वैल्यू 7 हो। यहां पे 7 तो बच ही नहीं रहा।
बी की वैल्यू 4 रखते हैं तो 7 आता है, बी की वैल्यू 6 रखते हैं तो 9 आता है, बी की वैल्यू 8 रखते हैं तो 11 आता है, और बी की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 + 3 12 आता है। मतलब आखिरी में 0 आ ही नहीं रहा। यहां पे आते ही हमारी कंडीशन हो गई वायलेट, यहां पे आते ही हमारी कंडीशन वायलेट हो गई, इधर आते ही हमारी कंडीशन वायलेट हो गई, और इसलिए हम 5,7 नहीं ले सकते, हमारे को 4,8 ही लेना पड़ेगा। जब 4,8 लिया था तो इधर 1 और 2 आया था और इधर 7 यूज हो सकता था, तो 5,7 हमारे को रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि बी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें 3 ऐड करें तो आखिरी में 0 बचे, क्योंकि 7 यूज हो चुका है। तो आंसर है इसका C 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।